गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत का संपूर्ण भूगोल, इसके अंतर्गत हम अभी आज तीसरा क्लास लेने चल रहे हैं। और यह जो तीसरा क्लास है यह पुनः एक प्रकार से अगर देखा जाए तो भूगर्भिक ऐतिहासिकता के संबंध में ही डिस्कशन है, क्योंकि यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर डिस्कशन एटलीस्ट 4 से 5 क्लास कंटिन्यू किया जाएगा, कि जिससे हमको भारतीय परिदृश्य का एक कंप्लीट जानकारी प्राप्त हो सके कि कौन सी संरचना किस कालखंड की है और कैसे बनी है। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वैसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई प्रकार की सीरीज चलाई जा रही है, तो आप लोग अपनी आवश्यकता अनुसार अपने सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इसी के साथ आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं और प्रीवियस क्लास को जहां पर हमने उसको छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एक छोटा सा सेगमेंट वहां पर छूट गया था। हमने बताया था ना कि एक स्लाइड रिपीट कर गई थी, तो जो स्लाइड वहां पे हमने मर्ज नहीं किया था उस स्लाइड की हम पहले चर्चा कर लेते हैं। यह स्लाइड थी आपकी, क्योंकि हम लोग चर्चा करते हुए सबसे पहले कहा था कैम्ब्रियन, फिर वहां पे था आर्डोविसियन, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन है, कैम्ब्रियन है, आर्डोविसियन, सिलरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन तक की हम लोग चर्चा किए थे। फिर यहां पर है क्रिटेशियस की चर्चा आज हम करेंगे और इसके पश्चात के जितने कालखंड है इसकी चर्चा करेंगे कि इसका नामकरण किस आधार पर किया गया है। जैसे है क्रिटेशियस, क्रिटेशियस का जो शब्दावली है या लैटिन भाषा के क्रीटा, लैटिन भाषा के क्रीटा, जिसका अर्थ होता है खरिया या चाक, के आधार पर जमाओं में खरिया की प्रधानता के आधार पर किया गया है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि क्रिटेशियस का संबंध किस टर्म से है, क्रीटा शब्द से है, जिसका अर्थ होता है खरिया या चाक। पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए हम काफी बारीकी से हर एक तथ्य को आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि यहां पर क्रीटा है जिसका अर्थ होता है खरिया या चाक। सेम टाइप से जो दूसरा यहां पर शब्द है अर्थात इयोसीन, इयोसीन का बेसिक जो मतलब होता है ये होता है, इयोस का अर्थ होता है दिन की शुरुआत। क्या होता है? दिन की शुरुआत। इसको भी आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है दिन की शुरुआत। सेम टाइप से यहां पर है ओलिगोसीन, ओलिगोसीन का जो बेसिक मतलब होता है जर्मन भाषा के ओलिगोज से इसका कह सकते हैं संबंध है, और ओलिगोज का जो बेसिक मतलब होता है छोटा आल्प्स होता है। क्या होता है? छोटा आल्प्स। इसी प्रकार मायोसीन, मायोसीन जो शब्दावली है बेसिकली जर्मन भाषा की मियोन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लघु। क्या होता है? लघु या स्मॉलर। सेम टाइप से अगर हम देखें तो प्लायोसीन, प्लायोसीन का जो बेसिक मतलब होता है ये जर्मन भाषा के प्लियोन से होता है। किससे होता है? जर्मन भाषा के प्लियोन से होता है, जिसका अर्थ होता है दीर्घ। क्या होता है? ग्रेटर। इसी के तो आधार पर हम लोग नाम रखते हैं ग्रेटर हिमालय, और इसके आधार पर हम लोग लघु हिमालय। तो ये जो नामकरण किया गया है यह कहीं न कहीं यूरोपियन कंट्रीज ने इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को यूज किया है, तो उन्हीं के आधार पर नामकरण किया गया है। सेम टाइप से अगर हम प्लिस्टोसिन की बात करें तो इसका तात्पर्य होता है प्लिस्टोज, और प्लिस्टोज का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है मोस्ट यानी सर्वाधिक। तो ये भी एक ठंडा है। अगर देखा जाए इस पूरे भूगर्भिक इतिहास में 2 बार अर्थ पर महान हिमयुग आए हैं। पहला जो हिमयुग था उसका नाम था कार्बोनिफेरस हिमयुग, और दूसरा जो हिमयुग था उसका नाम था प्लिस्टोसिन हिमयुग। सेम टाइप से जो यहां पर लास्ट नाम है दैट इज द होलोसीन, होलोसीन का बेसिक तात्पर्य होता है यह होलो, और होलो का अर्थ होता है संपूर्ण यानी कंप्लीट, अभिनव। तो यह इसका कुछ नामकरण था जो हमको प्रॉपर ढंग से याद होना चाहिए। तो अभी तक जो हमने चर्चा किया है यह जोलॉजिकल कैलेंडर ऑफ द अर्थ इन सेंस ऑफ वर्ड हमने समझा है। किसके संदर्भ में समझा है? विश्व परिदृश्य में हमने पृथ्वी का भौगोलिक कैलेंडर समझने का प्रयास किया है।
लेकिन क्या विश्व का जो भौगोलिक कैलेंडर है क्या है भारतीय कैलेंडर से कुछ तारतम्यता रखता है कि नहीं, इसको अब हमें समझना है कि जो भारतीय कैलेंडर है इसका संबंध कहां तक है इस वर्ल्ड के कैलेंडर से। तो आइए उसको भी हम समझते हैं। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको भी थोड़ा याद कर लीजिए क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहां पर तथ्य लिखा गया है कि दिल्ली क्रम की शैली कुडप्पा क्रम की चट्टानों से बनी है। ये क्लियर होना चाहिए कि जो दिल्ली क्रम की चट्टान है यह किस क्रम की चट्टान से बनी है, तो यह कुडप्पा क्रम की चट्टान से बनी है, जो आर्कियन है, धारवाड़ है, कुडप्पा। पहला पॉइंट ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेम टाइप से पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई है लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स यगो हुई है, ध्यान रखिएगा। और वो भी सबसे पहला जो जीवन था यह एक प्रकार से शैवाल के रूप में था। किस रूप में था? शैवाल के रूप में था, अर्थात जल में इसका विकास हुआ है। यह भी हमको क्लियर होना चाहिए। यह था 3.5 बिलियन ईयर्स यगो। सेम टाइप से जो प्राच्य जीवन का उषा काल है इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटेरोजोइक कल्प को कहा जाता है। जो प्रोटेरोजोइक कल्प होता है इसी को हम कहते हैं प्राच्य जीवन का उषा काल, अर्थात इसका प्रॉपर मीनिंग होता है प्रोटेरोजोइक कल्प का संबंध है प्राचीन जीवन से। प्रोटेरोजोइक का संबंध है प्राचीन जीवन से और इसी को हम कहते हैं प्राच्य जीवन का उषा काल। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए प्राचीन जीवन का संबंध क्या है या प्रोटेरोजोइक को हम क्या कहते हैं, तो प्रोटेरोजोइक को ही या कह दें कि प्राचीन जीवन को ही हम कहते हैं प्राच्य जीवन का उषा काल। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, पूछ लेता है कि प्रोटेरोजोइक को हम क्या कहते हैं। विकल्प में दे देगा, एक रहेगा विकल्प प्राच्य जीवन का उषा काल और यही होगा करेक्ट स्टेटमेंट। सेम टाइप से अगर हम आगे बढ़े तो अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये है मेसोजोइक कल्प। मेसोजोइक कल्प का संबंध है मध्य जीवन से है। किससे है? मध्य जीवन से है, क्योंकि हमने कहा एक है पैलियोजोइक, एक है मेसोजोइक, एक है सीनोजोइक। पैलियोजोइक मतलब प्रोटेरोजोइक, क्या है? प्रेट्रोजोइक मतलब प्राचीन जीवन का है, मेसोजोइक यानी मध्य जीवन का है, सीनोजोइक यानी नवीन जीवन का है। तो वह इसी को डिफाइन करता है। साथ में जो सीनोजोइक है यह आधुनिक जीवन को डिफाइन करता है और इसका जो संबंध है ये है पैलियोजोइक। क्या है? पैलियोजोइक का। सेम टाइप से यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत में क्रेवास का जो बेसिक मीनिंग होता है ये होता है प्लीस्टोसीन कालीन धरोहर है। क्या है? प्लीस्टोसीन कालीन धरोहर है और इसी का मतलब होता है भारत में क्रेवास। सेम टाइप से अगर हम ध्यान दें कि जो लिखा है प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन का बेसिक मतलब होता है, अगर हम देखें तो दूसरा हिमयुग है, क्योंकि पहला हिमयुग था कार्बोनिफेरस और प्लीस्टोसीन का बेसिक मतलब है ये है दूसरा हिमयुग है। क्लियर रखिएगा, पृथ्वी पर दो ही हिमयुग आए हैं महान, एक आपका कार्बोनिफेरस है और दूसरा आपका प्लीस्टोसीन है। और काल की हिम चादर की 4 क्रमिक प्रसारों के प्रमाण यूरोप से प्राप्त होते हैं और उत्तरी अमेरिका से भी प्राप्त होते हैं। यह भी हमको याद रखना है कि प्लीस्टोसीन के साक्ष्य जो 4 चरणों में संपन्न हुए हैं इसके उदाहरण हमके प्रॉपर ढंग से कहां से मिलता है? यूरोप से भी मिलता है और अमेरिका से भी मिलता है। यह हमको एकदम क्लियर कट याद होना चाहिए और इसी के आधार पर यहां पर देखते हैं कुछ नाम में आपका मेंशन किया गया है कि नहीं, लिखा गया है। यूरोप के जो साक्ष्य है इनके नाम है क्रम से गुंज है, गुंज के पश्चात कुछ यहां पर हमारा मौसम कैसा होता है, जैसे होता है कि एक बार बहुत ठंडक फिर आपका सामान्य मौसम हो जाएगा, फिर ठंडक फिर सामान्य मौसम, मतलब एक बार हिम बनता है एक बार हिम पिघलता है, ऐसा यहां पर ड्यूरेशन था। तो इसका तात्पर्य है कि गुंज जो है यह एक हिमकाल था, फिर कुछ समय के लिए यहां पर हिम पिघल गया, फिर दूसरा हिम होता है जिसको कहते हैं मिंडल, फिर शांत हो जाता है मतलब हिम पिघल जाता है, फिर बनता है रिस, फिर हिम पिघल जाता है, फिर बनता है उर्म। और यह क्रम है गुंज, मिंडल, रिस और उर्म, यह क्रम है हिम का। किस काल का? प्लीस्टोसीन कालखंड का। और इसी प्रकार का उदाहरण आपको मिलता है यूएसए में भी मिलता है। कहां मिलता है? उत्तरी अमेरिका। यूएसए तो हम कह देते हैं लेकिन यूएसए नहीं बल्कि नाम कहेंगे उत्तरी अमेरिका। यहां पर जो इनका क्रम है सबसे पहला यहां पर जो हिमयुग था उसका नाम था नेब्रास्कर, फिर यहां पर हिम का मेल्टिंग हुई है, फिर जब हिम जमा तो उसका नाम है कंसान, उसके बाद है इलिनोइयन और फिर लास्ट है विस्कांसियन। यह क्रम हमको याद होना चाहिए और प्रश्न यहां से खूब पूछा जाता है। इसी प्रकार अगर हम देखें
तो यहां पर है गोंडवाना लैंड का संबंध है किससे? गोंडवाना लैंड का जो संबंध है हम लोग डिफाइन किए हैं। भारतीय जो गोंडवाना लैंड क्रम की चट्टानें हैं जहां पर वर्तमान में आपका कोयले का डिपॉजिट है, यह गोंडवाना लैंड के क्रम की चट्टानों का ही क्या है? प्रमाण है, जो कोयले के साक्ष्य। और इस गोंडवाना लैंड का जो संबंध है यह बेसिकली कार्बोनिफेरस और पर्मियन कालखंड से, हम लोग उसको पढ़ेंगे। फिर भी यह 60 में इसलिए लिखे हैं क्योंकि यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से प्रश्न आता है, क्योंकि गोंडवाना लैंड का संबंध है भारतीय जो डिपॉजिट है कोल के, उससे इसका रिलेशन है। तो ऑन दैट बेसिस हम कह सकते हैं कि गोंडवाना लैंड का संबंध है कार्बोनिफेरस कालखंड और पर्मियन कालखंड से है। सेम टाइप से अगर हम बात करें राजमहल का जो ट्रैप है, क्योंकि राजमहल गारो गैप हम लोग पढ़ते हैं, राजमहल जो है किसका पार्ट है? छोटा नागपुर का पार्ट है। छोटा नागपुर का जो एक्सपेंशन वेस्ट बंगाल में है उसी को कहते हैं हम लोग राजमहल। और राजमहल में ही एक आपका जिसको हम कहते हैं ज्वालामुखी संरचना है, जिसका नाम है, आपको क्लियर होना चाहिए, डालमा हिल। क्या है? डालमा हिल। तो राजमहल ट्रैप, और राजमहल ट्रैप में ही आपको एक ज्वालामुखी संरचना प्राप्त होती है जिसका नाम है डालमा हिल। और यह जो कालखंड है, जिस कालखंड में राजमहल की पहाड़ी या डालमा हिल का कंस्ट्रक्शन हुआ है, यह कालखंड आपका है ज्यूरासिक पीरियड की घटना है, पूछा जाता है। इसलिए आपको हम वन लाइनर यहां पर दे रहे हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं यह हम वन लाइनर में आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, कि जिससे कम से कम भारतीय भूगोल में तो आप पूरा कंफर्ट हो जाए, कोई यहां पर आपको किंतु परंतु ना लगे। फिर यहां पर है दक्कन ट्रैप पर। दक्कन ट्रैप पर यहां पर लेटेस्ट ज्वालामुखी की जो प्रक्रिया हुई, ट्रैप का बेसिक मतलब होता है कि परत दर परत, इसका तात्पर्य मान लो एक कोई पहाड़ी था या कोई प्लेन संरचना थी, यहां पर ज्वालामुखी की प्रक्रिया हुई और यहां पे आकर के डिपॉजिट हो गया किसका? यहां पर डिपॉजिट हो गया मैग्मा का, और एक लंबे अंतराल तक मैग्मा इसमें जमा रहा। और जब लंबे अंतराल यहां पर लंबा टाइम ड्यूरेशन बीता है तो इसी के ऊपर क्या हो जाएंगे? अब वनस्पतियों का विकास हो जाएगा। किसका विकास हो जाएगा? वनस्पतियों का विकास हो जाएगा। और उसके पश्चात कुछ समय पश्चात पुनः जब ज्वालामुखी की प्रक्रिया होगी, फिर मैग्मा आकर के जमा हो गया, फिर क्या हो गया? मैग्मा का जमाव हो गया। और ऐसे कर करके मैग्मा का जमाव जब परत दर परत होता है, अब इसके ऊपर फिर जब लंबा कालखंड होगा तो फिर वनस्पतियों का विकास हो जाएगा। और इसके पश्चात पुनः जब आपकी ज्वालामुखी की प्रक्रिया होगी, फिर ऐसे मैग्मा जम जाएगा। तो इस प्रकार से जब परत दर परत, क्या परत दर परत मैग्मा जमता है और इसके बीच में जीवाश्म के अवशेष दबते हैं। वैसे ज्वालामुखी संरचना में कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, लेकिन दो ज्वालामुखी संरचनाओं के बीच में जीवाश्म हो सकते हैं। तो दो परतों के बीच में जो जीवाश्म बंद हो गए, इसी को कहते हैं ट्रैप। क्या कहते हैं? ट्रैप। तो जो दक्कन का ट्रैप है, आगे हम पढ़ेंगे, जो दक्कन का ट्रैप है, बेसिकली अगर हम पूछें कि इसका रिलेशन किस कालखंड से है, तो आप कहेंगे इसका कालखंड है, क्लियर रखिएगा, इयोसीन कालखंड तक है। लास्ट जो दक्कन ट्रैप का कह सकते हैं एक्टिविटीज हुई है सबसे लेटेस्ट, वह इयोसीन कालखंड की है। इयोसीन कालखंड का संबंध हिमालय से, अर्थात दक्कन का ट्रैप का फॉर्मेशन बहुत पहले से प्रारंभ हुआ है, लेकिन इसका फाइनलाइज जो सबसे लेटेस्ट यहां पर ट्रैप बना है, यह ट्रैप किस कालखंड का है? इयोसीन कालखंड का, क्योंकि कालक्रम में यह बनते रहते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें कि जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय की उत्पत्ति का संबंध जो है इयोसीन कालखंड से प्रारंभ होता है और ओलिगोसीन कालखंड तक चलता है। और यह सब जो पार्ट हैं, ये सब त्रियासिक कालखंड के पार्ट है। किसके? टर्शियरी, त्रियासिक नहीं, टर्शियरी कालखंड के पार्ट है। और टर्शियरी जो किसका है? सीनोजोइक का है। सीनोजोइक के दो पार्ट हमने डिस्कस किए हैं, एक है आपका टर्शियरी और एक है क्वाटरनरी। तो टर्शियरी के ही ये पार्ट है और उसी में आपका है इयोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, ये पार्ट उसी में है। और इसी ड्यूरेशन में हिमालय का पूरा फॉर्मेशन हुआ है। इसी प्रकार अगर लघु हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में देखा जाए तो इसका कालखंड है मायोसीन। सेम टाइप से अगर हम बात करें शिवालिक का उत्पत्ति कब हुआ है, तो इसका संबंध है दैट इज द प्लियोसीन। सो इस प्रकार से हम कुछ यहां पर महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको तथ्यवार क्रम में हमने प्रोवाइड किया कि जिससे आप कम से कम इसको भी तो याद कर लें, यहां से प्रश्न आता ही आता है। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो वैश्विक जियोलॉजिकल कैलेंडर ऑफ द अर्थ है, उस बेसिस पर जो भारतीय कैलेंडर हम लोगों ने डिजाइन किया है, यह किस प्रकार से उसको सेट करता है। तो यह भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण है और भारतीय चट्टानों को हम लोग पुनः 4 भागों में बांटते हैं। भारतीय जो हमारा जियोलॉजिकल कैलेंडर, ये भी 4 आधारों पर है, जैसे वहां पर था वैसे यहां पर है। वहां पर भी पहला जो था उसका नाम था प्री कैम्ब्रियन अर्थात आजोई, दूसरा था जिसका नाम पैलियोजोई,
तीसरा है मेसोजोइक और चौथा है आपका सिनोजोइक। सेम यहां पर भी ऐसा ही कुछ है ना, कुछ और तो है नहीं। तो यहां का जो पहला है कालखंड हम लोगों के भारतीय चट्टानों का, यह कहलाता है अति प्राचीन समूह की चट्टानें। और अति प्राचीन समूह की चट्टानें जो प्री कैम्ब्रियन काल को डिफाइन करती हैं, किसको डिफाइन करती हैं? या डिफाइन करती हैं प्री कैम्ब्रियन कालखंड को। और इस कालखंड में बेसिकली दो प्रकार की चट्टानों को भारतीय जियोलॉजिकल अर्थ के अनुसार जो इसमें इंक्लूड किया गया है, यह आपकी है आर्कियन और धारवाड़। ऐसे ही याद करना है, उसको भी याद करना है, इसको भी याद करना है, और ये देखना है कि किस आधार पर क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रहा है। उसके पश्चात जो नवीन की तरफ हम बढ़ते, ये प्राचीनतम है। जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरा यहां पर कालक्रम आता है चट्टानों का, इसे कहते हैं पुराण समूह की चट्टानें। और पुराण समूह की चट्टानों में दो चट्टानों को इंक्लूड किया गया है, एक है कुडप्पा और एक है विंध्यन। यह क्लियर रखिएगा। जबकि हम लोग उस कैलेंडर में पढ़े थे कि जो अजोइक कालखंड है, जिसको हम लोग प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं, उसमें इन चारों को, या हम यूं कहें कि तीन को तो इंक्लूड कंप्लीट करते हैं, जिसमें था आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा। विंध्यन चूंकि ट्रांजिशन फेज में है तो विंध्यन को हम थोड़ा एक क्षण के लिए उसको हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन तीन तो उसी के पार्ट थे। लेकिन यहां पर सेपरेट कर दिया गया, इन दो को डाल दिया गया प्री कैम्ब्रियन में, या हम कहें अति प्राचीन समूह की चट्टानों में, और दो को डाल दिया गया पुराना समूह की चट्टानों के क्रम में। सेम टाइप से जब हम आगे बढ़ते हैं तो द्रविड़ियन समूह की चट्टानों का डिस्कशन मिलता है। और द्रविड़ियन समूह की चट्टानों में कई प्रकार की चट्टानों का डिस्कशन है, और इनका अगर हम टाइम फ्रेम देखें तो आप उसी कैलेंडर से मैच करिए। कैम्ब्रियन इसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आर्डोविशियन है, सिलेरियन है, डेवोनियन है और कार्बोनिफेरस है। इस कालखंड को बेसिकली जो ऐड किया गया है, किस कालखंड में ऐड किया गया है, तो क्लियर रखिएगा, इसको कहा जाता है द्रविड़ियन समूह की चट्टान। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि ये बताइए जो कैम्ब्रियन है यह किस कालखंड का है, या आर्डोविशियन किस कालखंड का है, अकॉर्डिंग टू इंडियन जियोलॉजिकल हिस्ट्री, तो आप इसको प्रॉपर डिफाइन करिएगा, यह द्रविड़ियन कालखंड का है। कब का है? द्रविड़ियन कालखंड का है, क्योंकि दो प्री कैम्ब्रियन हो जाएगा, दो पुराना हो जाएगा, फिर यहां पर पांच जो पार्ट हो जाएंगे, किसके पार्ट हो जाएंगे? तो द्रविड़ियन समूह के हो जाएंगे। और जो नवीन है एकदम, यह आर्यन समूह की चट्टान कहलाती है, क्योंकि इसी बेसिस पर भारत में अगर देखा जाए तो द्रविड़ हैं, आर्य हैं, ये सब वही हैं। उन्हीं को कहीं ना कहीं प्रॉपर डिफाइन करने के लिए हम लोग चट्टानों का भी यहां पर कालक्रम पढ़ लेते हैं। और यहां पर जब बात करते हैं आर्यन समूह की चट्टानों में, तो यहां पर है गोंडवाना, दक्कन, टर्शियरी और क्वाटरनरी। ये सब पॉइंट यहां पर मेंशन किए जाते हैं, क्योंकि यहां पर हम अब उस कैलेंडर पे नहीं जाएंगे कि कार्बोनिफेरस के बाद क्या होता है, जिसमें हम पर्मियन, ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, वो सब हम नहीं अब यहां पे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि गोंडवाना का जो कालखंड है वहां पर आपका कार्बोनिफेरस और पर्मियन कालखंड आता है। तो जब सीधा सीधा हमने कह दिया है तो उसी बेसिस पर हम इसको अब गोंडवाना लैंड कह देंगे, और उसके पश्चात के कालखंड को हम दक्कन का कालखंड कह देंगे, और फिर टर्शियरी और क्वाटरनरी हो ही जाएगा। तो यहां पर ये जो लिखे हैं कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, तो पर्मियन में ही बेसिकली आपका गोंडवाना लैंड और दक्कन का पार्ट आ जाता है। लेकिन भारत के अनुसार गोंडवाना और दक्कन, टर्शियरी और क्वाटरनरी, इन सबको हम आर्यन समूह की चट्टानों के अंतर्गत मेंशन कर देते हैं। तो इस आधार पर अगर देखा जाए, हमारा जो पॉइंट्स है यह एकदम क्लियर होना चाहिए कि भारतीय कैलेंडर में भी 4 पार्ट डिजाइन किए गए। अब इसी में से हम आज इस पार्ट का प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे। बाकी इन सब का डिस्कशन अलग अलग एपिसोड में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिससे हमको एक प्रॉपर समझ स्थापित हो जाए भारतीय जियोलॉजिकल हिस्ट्री का। तो आइए समझते हैं। देखो, डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे कोई शॉर्टकट तरीका हम नहीं अपना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम पर्याप्त है, एग्जाम अभी होने वाला नहीं है। बस आपसे इतना ही उम्मीद करते हैं, थोड़ा चैनल को प्रमोट किया करिए, और जो क्विज टाइप के क्वेश्चन है उसको थोड़ा सीरियसली लीजिए, और बेहतर करिए कि उसको थोड़ा सोच समझ करके नोट भी किया करिए, क्योंकि क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक, अगले पॉइंट्स पर। अगला जो यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट्स है यही है कि जो सबसे प्राचीनतम चट्टान है, इसी को कहा जाता है अति प्राचीन अर्थात आर्कियन समूह की चट्टान। अति प्राचीन अर्थात आर्कियन समूह की चट्टान, और इसी को हम लोग डिजाइन करते हैं, कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। क्या कहते हैं?
प्री कैम्ब्रियन कहते हैं। अच्छा, कौन सा कलर आ रहा, ठीक। और इसी को हम कहते हैं आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स। आर्कियन भी कह सकते हैं, प्री कैम्ब्रियन भी कह सकते हैं, जो अति प्राचीन है, क्योंकि अति प्राचीन में दो हैं, एक आर्कियन है और एक धारवाड़ है। तो देखते हैं इसके बेसिस पर क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमको जानना चाहिए। अब महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ तथ्य काफी इंपॉर्टेंट लिखे गए हैं। देखिए क्या लिखा गया है। 1915 में प्रथम बार WC स्मिथ ने, किसने, WC स्मिथ ने और आर ब्रुस फुट ने इसका अध्ययन किया। आपसे पूछा जा सकता है कि किस पर्टिकुलर भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले अति प्राचीन या आर्कियन समूह की चट्टानों का अध्ययन किया है, तो आपको जवाब देना होगा WCF स्मिथ और आर ब्रुस फुट ने इसका अध्ययन किया है। सेम टाइप से दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि आर्कियन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछा जाए किसने किया है, तो यह ध्यान रखना है इसका प्रयोग किया गया है J.D. दाना के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, J.D. दाना के द्वारा किया गया है। तो यहां से दो तथ्य महत्वपूर्ण मिले। एक तथ्य तो ये मिला कि प्री कैम्ब्रियन या हम कहें आर्कियन शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, तो J.D. दाना के द्वारा किया गया है। और अति प्राचीन आर्कियन कालीन चट्टानों का सर्वप्रथम खोज किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया है इस भारत के संदर्भ में, तो वहां पर मिलता है WC स्मिथ हैं और आर ब्रुस फुट हैं। और इस क्रम में दो विभाजन होता है, एक विभाजन है जिसको हम कहते हैं आर्कियन और एक दूसरा होता है जिसको कहते हैं धारवाड़। तो पहले आर्कियन समझ लेते हैं, फिर धारवाड़ समझते हैं। अगर आर्कियन के विषय में हम लोग देखें तो यहां पर भी काफी अच्छा विचार है, और विचार वही है कि पृथ्वी चूंकि एक गर्म गैस का गोला थी और धीरे धीरे ठंडी हुई है, तो जब ठंडी होगी तो इसका मटेरियल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ठोस रूप धारण करेगा, और जब ठोस रूप धारण करेगा तो यह चट्टान बनेगी। और यही जो प्राथमिक चट्टान है जो सबसे पहले बनी है, उसी चट्टान को हम क्या कहेंगे, आर्कियन कहेंगे। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर लिखा गया है कि जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ, किसका, आर्कियन कालीन का। ठीक है, यह मानव जीवन से भी अधिक पुरानी है। स्वाभाविक सी बात है, जब अभी चट्टान सब मेल्ट है, लिक्विड रूप में है, तो जीवन कहां से आएगा, जीवन तो तब ना आएगा कि जब पहले ये ठोस हो, वर्षा हो, सब कुछ टेम्परेचर हमारा एक टाइप से मॉडरेट हो, तब ना जाके जीवन आएगा। जीवन आने में और पृथ्वी की उत्पत्ति में 1 बिलियन ईयर्स का डिफरेंस है, आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है, यह आपको क्लियर होना चाहिए 4.5 बिलियन ईयर्स यगों की घटना है, जबकि जीवन की शुरुआत हमने अभी अभी देखा था कि यह 3.5 बिलियन ईयर्स यगों की घटना है। तो दोनों में 1 बिलियन ईयर्स का डिफरेंस है। इतना समय पश्चात पृथ्वी पर जीवन आया है, पृथ्वी की उत्पत्ति के 1 बिलियन वर्ष पश्चात जीवन की शुरुआत हुई है। तो तब तक क्या हो रहा था, तब तक यही सब जो मटेरियल हैं सब ठोस रूप में कन्वर्ट हो रहे थे, टेम्परेचर डाउन हुआ है, वर्षा हुई है, ये सारी प्रक्रियाएं लगभग 1 बिलियन वर्ष में संपन्न हुई, तब जाके जीवन की शुरुआत हुई है। वो भी बहुत माइक्रोजम यानी शैवाल टाइप की वनस्पतियां, काई, लाइकेन जैसी वनस्पतियों का विकास हुआ है जल में। तो यह पॉइंट हमको क्लियर होना चाहिए। लिखा है कि इन चट्टानों का बहुत अधिक रूपांतरण हो चुका है। स्वाभाविक सी बात है, जब अति प्राचीन चट्टानें हैं, प्राथमिक चट्टानें हैं, तो उसके पश्चात पृथ्वी पर कितनी भौगर्भिक गतिविधियां संपन्न हुई है, कितना टेम्परेचर, प्रेशर, कितना ज्यादा अवसादन हुआ है और कितना इसका रूपांतरण हुआ है, इसकी कल्पना कर पाना थोड़ा मुश्किल कार्य है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं आर्कियन चट्टानें हैं सबसे प्राचीनतम, और इतनी प्राचीन है कि वर्तमान स्वरूप में अगर देखा जाए तो इनका रूप बहुत ज्यादा बदल चुका है और अत्यधिक गहराई में भी है। तो वही लिखा गया है, और ये अपने असली रूप को खो चुकी है। स्वाभाविक सी बात है, जब रूप बदलता जाता है, अब सोचो जो बच्चा जन्म लेता है, क्या वही रूप उसकी वृद्धावस्था में रहती है क्या? जब मानव का रूप नहीं रहता है कि बचपन से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु तक इसके कितने रूप बदलते हैं, तो यह तो प्रकृति की एक अमूल धरोहर है। जो पृथ्वी है, यह इसकी आयु हो चुकी है 4.5 बिलियन। तो आप कल्पना कर सकते हैं जन्म से लेकर के आज तक इसके कितने रूप बदले होंगे, और उसमें भी सबसे प्राचीनतम जो चट्टान है आर्कियन, इसका कितना रूप बदल गया होगा। तो इसका तात्पर्य है वह अपने जब उसका वर्जन हुआ था उस रूप को आज हम नहीं देख पाते। वही लिखा है असली रूप खो चुकी है,
और यह रवेदार है। स्वाभाविक सी बात है, जब मैग्मा होता है, कोई मटेरियल गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है तो उसके रवे थोड़े बड़े बड़े होते हैं। ये रवेदार है, जिसमें जीवाशेष का अभाव है। स्वाभाविक सी बात है, जीवन तो अभी होगा ही नहीं, क्योंकि जीवन तो 1 बिलियन वर्ष बाद की घटना आती है। और इन चट्टानों पर आंतरिक शक्तियों का काफी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि यह अत्यधिक गहराई में होंगी, क्योंकि सबसे पहली चट्टान है तो अत्यधिक गहराई में होंगी, तो इसमें टेम्परेचर का भी इंपैक्ट होगा, प्रेशर का भी इंपैक्ट होगा। इसलिए इस चट्टान का लगातार रूप बदलता रहता है। इसी कारण से, और इसमें जो प्रमुख चट्टानें हैं ये हैं ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट। अब अगर देखा जाए तो ग्रेनाइट का ही अपर रूप होता है नीस, सिस्ट। ये सब जो रूप हैं ये परिवर्तित हो चुके हैं, अर्थात मूल रूप में जो आपकी प्राथमिक चट्टान थी वह इस अवस्था में हमको देखने को नहीं मिलती है। इसके बहुत सारे रूप बदल चुके हैं। उसका बेसिक कारण क्या है, यहां पर बहुत सहज शब्दों में और संक्षेप में हमने लिख करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब चलते थोड़ा अगले तथ्य पर, उसको भी ध्यानपूर्वक देख लेते हैं क्या लिखा गया है। अगला जो तथ्य लिखा गया ये भी महत्वपूर्ण है कि अगली जो चट्टान है, जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, जो आर्कियन के पश्चात बनी है। कैसे बनी हमने उसे में डिस्कस कर लिया था जब हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ पढ़ रहे थे, जो वर्ड का था, उसी संदर्भ में हमने इसको डिस्कस किया था। फिर भी यहां पर हम संक्षेप में पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये चट्टानें जो हैं यह अपेक्षाकृत बाद में बनी है। स्वाभाविक सी बात है, बाद में बनी है। वो भी कब बनेगी, जब वर्षा कुछ होगी, कुछ तोड़ फोड़ होगी प्राइमरी चट्टान का, तो जो अवसाद यहाँ पर निर्मित होंगे, ये अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर इकट्ठा किए जाएंगे और इस पे भी एक लंबा समय जब बीतेगा, उसके ऊपर भी टेम्परेचर प्रेशर जनरेट होगा, तो जाके वह भी एक चट्टान का फॉर्मेशन होगा। वही सब लिखा गया है। अर्थात इनके निर्माण के पदार्थ आर्कियन क्रम की चट्टानों से प्राप्त हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है, उससे पहले जो चट्टान थी उसी के मटेरियल तो इसमें रहेंगे, किसी और के तो रहेंगे नहीं। फिर है कि ये अत्यंत ही रूपांतरित तथा स्तर भ्रष्ट हो गई है। ये भी भाई प्राचीन, ये भी है, इसे एक नवीन है। अरे आर्कियन के पश्चात दूसरी ही धारवाड़ है, ये भी तो प्राचीन होगा, तो इसका भी तो काफी रूप बदल गया होगा, या भी काफी कह सकते हैं स्तर भ्रष्ट हो गई होगी। सेम टाइप से इनमें जीवाशेष नहीं पाए जाते हैं। यह भी हमने वहां पर डिस्कस किया था कि सबसे प्राचीनतम अगर अवसादी चट्टान के विषय में पूछा जाए तो आंसर आपका होगा धारवाड़। लेकिन धारवाड़ एक ऐसी अवसादी चट्टान है जिसमें जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं, कारण जीवन तब तक था ही नहीं। और यहां पर साथ में यह भी लिखा है कि प्रकृति की प्रबल शक्तियों ने अनवरत रूप से इनका भारी अपरदन किया और इनके अपरदित पदार्थों के निक्षेपण से प्राचीनतम परतदार, क्लियर रखिएगा, प्राचीनतम परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टान कहते हैं। यह प्राचीनतम परतदार चट्टान है। यह क्लियर कट होना चाहिए। हम वहां पर केवल समझाए थे, उसका लिखित रूप यहां पर। काफी बच्चे होते हैं कि सर समझा दिए, लिखे कहां है, तो लिखित भी दे देते हैं कि जिससे आपको यह क्लियर मैसेज प्राप्त हो जाए। थोड़ा क्या करें, हम ऐसा बना ही दिए कि हम बोर्ड के बार बार बाहर हो जाते हैं, लेकिन चिंता ना करिएगा, बोर्ड के बाहर भले हैं, बस इसलिए है बाहर कि जिससे आपको थोड़ा दिखाई पड़े कि क्या यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, इसी प्रकार अगर हम डिस्कस करें, विजिबिलिटी तो ठीक है ना, हाँ ठीक है। चलिए, यहाँ पर लिखा है वितरण एवं वर्गीकरण। अगर हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों का वितरण आइडेंटिफाई करें कि इसका वितरण कहां कहां पर है, तो बहुत क्लियर आप ध्यान रखिएगा। आर्कियन के विषय में बहुत ज्यादा हम नहीं डिस्कस करते, लेकिन इसके विषय में हम कर सकते हैं कि इस क्रम की चट्टानों का जन्म जो है कर्नाटक के धारवाड़, बेलारी और शिमोगा जिले में हुआ है। बेसिकली जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इसका जो सेक्शन है कर्नाटक का एक प्लेस ही है धारवाड़, कर्नाटक का एक प्लेस ही धारवाड़, और उसी के आधार पर इस क्रम की चट्टान का नाम ही कर दिया गया धारवाड़ क्रम की चट्टान। अब कर्नाटक के या भारत के किसी भी क्षेत्र में इस कालखंड की कोई भी चट्टान होगी, उसका नाम होगा धारवाड़। अब धारवाड़ केवल एक पर्टिकुलर सिंबल है, जैसे हमने कहा ना, जैसे हर्षिनियन है, हर्ष पर्वत के बेसिस पर है। हर्ष पर्वत के कालखंड की जितनी भी चट्टान विश्व के कहीं भी होगी, उसका नाम होगा हर्षिनियन कालीन चट्टान, है ना। कोई कैलेडोनियन कालीन की चट्टान है तो विश्व में कहीं पर भी उस टाइम फ्रेम की चट्टान होगी, उसको क्या कह देंगे, कैलेडोनियन कालीन चट्टान। आर्कियन जो हमने कहा था, आपकी कहां थी, कैनेडियन शील्ड की थी, उस कालक्रम की चट्टान विश्व के कहीं पर भी होगी, उन सबको एक ही नाम दिया जाएगा, आर्कियन कालीन चट्टान। तो उसी आधार पर धारवाड़ क्रम एक पर्टिकुलर प्लेस है कर्नाटक में, लेकिन इस कालक्रम की चट्टान से मिलती जुलती चट्टान भारत की कहीं पर भी विद्यमान होगी, उसका नाम होगा धारवाड़ क्रम की चट्टान।
और धारवाड़ क्रम की चट्टान का जो विस्तार हमको देखने को मिलता है यह कर्नाटक के धारवाड़, बेलारी, शिमोगा जिले में हुआ है। यह प्रायद्वीप और प्रायद्वीपी मतलब प्रायद्वीप व वाह्य प्रायद्वीप दोनों ही जगहों पर पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टान का ऐसा नहीं है कि केवल विस्तार आपके प्रायद्वीपी भारत में है, प्रायद्वीपी भारत के बाहर भी है इसका विस्तार। तो वही अब हम देखना है कि प्रायद्वीपी भारत के किस किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। क्यों जानना आवश्यक है? जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमको भारत के भूगोल में यह भी पढ़ना पड़ता है कि जो हमारे खनिज संसाधन है इसकी खाने कहां पर है, माइंस कहां पर है, और उद्योग हमको पढ़ना पड़ता है, इंडस्ट्री कहां पे कौन सी है। तो जब तक हमको यह पता नहीं होगा कि उस पर्टिकुलर मिनरल्स का सोर्स क्या है, तब तक हम मिनरल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और मिनरल्स के जो सोर्स हैं प्राइमरी, ये बेसिकली धारवाड़ क्रम की ही चट्टानें हैं। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं या खनिज संसाधन संपन्न है, सर्वाधिक खनिज संसाधन इसी चट्टान में पाई जाती है। तो इसलिए जहां जहां पर धारवाड़ क्रम की चट्टान होगी वहां पर सर्वाधिक धात्विक मटेरियल पाए जाएंगे। तो अगर धारवाड़ क्रम का विस्तार हमको क्लियर हो जाए तो जो खनिज संसाधन धात्विक हैं इनका भी हमको वितरण समझ में सहजता से आ जाएगा। और तब जाकर के जब हम पढ़ेंगे कि भारत में कौन सा खनिज संसाधन कहां पर पाया जाता है तो उत्तर काफी सहजता से आप दे पाएंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं यहां पर आगे। पहले हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार है ये कहां कहां पर है। अगर इसके विस्तार की हम बात करें तो यह लगभग 5 क्षेत्रों में बटा हुआ है। और इसमें अगर हम पहला बात करें तो दक्षिण दक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक कावेरी घाटी तक, क्लियर रखिएगा, दक्षिणी दक्कन के प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक कावेरी घाटी तक यह चट्टानें मिलती हैं। और कोलार क्षेत्र में, कोलार भी एक क्षेत्र है, कोलार और हट्टी कर्नाटक का ही, यह आपको क्लियर रखना चाहिए। कोलार क्षेत्र में शिष्ट चट्टानों की पेटी लगभग 65 किलोमीटर लंबी व 7 किलोमीटर चौड़ी है। मैसूर में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। मैसूर में ये सकरे लंबे मोड़ के रूप में मिलती है। इसका तात्पर्य है कि यह जो सेक्शन है कर्नाटक का कावेरी घाटी में भी मिलता है, इसका जो साक्ष्य है कोलार क्षेत्र में मिलता है, और इसका साक्ष्य जो है यह मैसूर क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। तो यह कर्नाटक में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का वितरण है। इसी प्रकार अगर हम दूसरा में चले तो यहां पर है मध्यवर्ती या पूर्वी दक्कन का प्रदेश, क्योंकि दक्कन का जो प्रदेश है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि दक्कन का जो प्रदेश है, दक्कन के प्रदेश का जो पूर्वी सेक्शन है और साथ में हम कह सकते हैं मध्यवर्ती जो सेक्शन है, इसका विस्तार कहां कहां पर है। यहां पर है नागपुर महाराष्ट्र वाला है। जबलपुर है, जबलपुर कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और इन दोनों के साथ साथ आपको सासर श्रेणी है, बालाघाट है मध्य प्रदेश में, व हम कह सकते हैं भटिंडा में चिपली श्रेणी है। रीवा है, हजारीबाग आदि में ग्रेनाइट श्रेणी, तथा विशाखापट्टनम में, ध्यान रखिएगा विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश है, विशाखापट्टनम में भी कोदोराइट श्रेणी के नाम से विस्तृत है। इसका तात्पर्य है यह कई सेक्शनों में विस्तृत है। अगर हम मध्यवर्ती पूर्वी दक्कन की बात करें तो यहां पर नागपुर है, क्या है, नागपुर में फैला है। साथ में अगर जबलपुर में बात करें तो जबलपुर में कौन कौन से हैं, जबलपुर जो एमपी का है, क्लियर रखिएगा, फिर से हम बता देते हैं कि जो दक्कन का मध्यवर्ती और पूर्वी सेक्शन है दक्कन के ट्रैप का, इसके सेक्शन में नागपुर है, ठीक। फिर जबलपुर है, जबलपुर जो एमपी का है, यहां पर कौन कौन सी श्रेणी है, सासर श्रेणी है, बालाघाट है, भटिंडा चिपली में जो है रीवा है, हजारीबाग आदि। साथ में अगर हम बात करें गोडाइट श्रेणी, और अगर विशाखापट्टनम में बात करें तो विशाखापट्टनम में जो श्रेणी है इसको कहते हैं दैट इज द कोदोराइट श्रेणी। तो ये सब नाम है जिसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। सेम टाइप से अगर हम अरावली श्रेणी की बात करें तो अरावली श्रेणी के क्षेत्र में ऊपरी अरावली और निचली अरावली श्रेणियों के रूप में दिल्ली के निकट तक कहां तक है, दिल्ली के निकट तक गुजरात में दैट इज द चंपोनेर श्रेणी के नाम से विस्तृत है। आपसे यही सब प्रश्न पूछा जाता है। ये जो शब्द लिखे गए हैं ना काफी महत्वपूर्ण है और लोगों को लगता है कहां से क्वेश्चन आ रहा है। शब्द तो साफ लिखा है चंपोनेर, क्लियर रखिएगा, अरावली श्रेणी में है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है। इसी प्रकार जो यहां लिखा चिपली, चिपली को याद कर लीजिए। फिर यहां पर देखिए कोदोराइट, इसको भी याद कर लीजिए। सासर, ये सब नाम हैं। ये सब जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आप भावचक्की हो जाते हैं कि कहां से पूछ रहा है,
कहीं और से नहीं पूछ रहा है, ये सब नाम प्रॉपर मेंशन है, इस नाम को हमको याद कर लेना है। तो हम आशा करते हैं कि आप इसको समझने के पश्चात अपना एक नोट बनाएंगे और जो बातें लगता है कि आप भविष्य में भूल सकते हैं उस तथ्य को आप नोट डाउन भी करेंगे। और वैसे तो इसका हम पीडीएफ मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा ही देते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले तथ्य पर। और अगला जो तथ्य है कि जो हमने कहा कि इसका विस्तार प्रायद्वीपीय भारत में तो है ही, साथ में इस धारवाड़ क्रम की चट्टान का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के बाहर के भी क्षेत्रों में, जहां पर प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार नहीं है, उसमें कौन कौन सा है। उसमें अगर देखें तो हिमालय का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ की कुछ निचली घाटियों में यह चट्टानें मिलती हैं, अर्थात जो हिमालयी संरचना है इसके भी निचले भागों में आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है। क्योंकि पूरा प्रायद्वीपीय भारत, पूरा भारत जो है यह एक प्रकार से आर्कियन चट्टान का बेस है, उसी के ऊपर कालक्रम में हर प्रकार की चट्टानों का फॉर्मेशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर नीचे देखा जाए तो पूरे भारत के नीचे आपकी आर्कियन ही मिलती है। पूरे भारत क्या हम बात करें, पूरे विश्व का जो बेस है वह आर्कियन से ही तो बना है। हाँ, जहां पर साक्ष्य हमको सतह पर प्रकट आ जाते हैं तो हम उसको कह देते हैं कि यह आर्कियन है या धारवाड़ या कुडप्पा, अन्यथा देखा जाए तो यह हर जगह विद्यमान है, लेकिन हम उस आधार पर इसका नामकरण करते हैं कि सतह पर हमको प्रकट होनी चाहिए। तो जो साक्ष्य हमको प्रकट होते हैं हम उसी के आधार पर नामकरण कर देते हैं। तो यहां पर जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के साक्ष्य हैं या हिमालय के भी आंतरिक भागों में हमको प्रकट होते हैं, नजर आते हैं। जहां तक हम अपना खोज और अनुसंधान करते हैं वहां तक, अगर और अंदर तक खुदाई करें, खोज करें तो आर्कियन भी मिल जाएगी। इसी बात तो थोड़े नहीं कि आर्कियन नहीं मिलेगी, वो भी मिलेगी। लेकिन धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार हम कहेंगे पश्चिमी हिमालय प्रदेश में भी मिलता है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश की कुछ निचली घाटियों में यह चट्टानें मिलती हैं। यह निचली घाटियों अर्थात लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल व कुमायूं प्रदेश, कुमायूं पर्वत श्रेणियों में स्थित हैं। तो यह आपको याद कर लेना, अर्थात हिमालय जो पश्चिमी वाला है वहां पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें उसके आंतरिक भाग में विद्यमान है, सीधा सीधा। फिर है दूसरा, हिमालय प्रदेश में अगर हम स्पीति जो आपकी बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में स्पीति कुल्लू घाटी जो है, स्पीति घाटी के निकट वैक्रता श्रेणी के रूप में, ध्यान रखिएगा यह आपको क्लियर होना चाहिए। वैक्रता श्रेणी किसका पार्ट है, तो यहाँ पर स्पीति की घाटी है। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू की जो घाटी है वहां पर स्पीति की घाटी भी मिलती है। यहां पर भी धारवाड़ क्रम की चट्टान मिलती है। तो इसको भी हमको प्रॉपर याद कर लेना, भूलना नहीं है। सेम टाइप से अगर हम बात करें तो तीसरा है, कश्मीर में इन्हें सेल खाला श्रेणी के नाम से पुकारते हैं। कश्मीर में इसको किस नाम से पुकारते हैं, यह भी नाम देखो कितना महत्वपूर्ण है। नाम बहुत सारे हैं, हम लोग याद ही नहीं करते हैं, और याद कहां से करें, नाम मिलते ही नहीं है, खोजते रहते हैं। क्यों, ऐसी किताब खरीद लेते हैं उसमें कुछ नाम ही नहीं है। अब परीक्षा वाणी से आप पढ़ना चाह रहे हैं तो परीक्षा वाणी में क्या मिलेगा, परीक्षा वाणी में अगर मिल भी जाएगा तो याद करते रहो, कितना याद करोगे। फिर भाई अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो स्वाभाविक तौर पर आपको मेहनत फिर बाद में कम करनी पड़ेगी। और ऐसे रट्टा मारते रहेंगे तो जीवन भर रट्टा मारिए। अरे मान लो रट्टा मार के आप पास भी हो गए तो पढ़ाना भी तो पड़ेगा। मान लो कभी टीचर हो गए, कुछ हो गए, तो कभी पढ़ाना भी तो पड़ सकता है, पढ़ाना पड़ेगा तो फिर क्या करेंगे, फिर रट्टा मारेंगे। अरे उससे बढ़िया है कि एक बार अच्छी किताब खरीद लीजिए अगर खरीदना है तो, और नहीं खरीदना है तो जो मटेरियल दिया जा रहा है इस मटेरियल को आप पूरा अच्छे तरीके से पढ़िए और नोट करिए। फिर जाकर के जब आपका मटेरियल तैयार होगा तो आपका नॉलेज जो होगा यह प्रोमिनेंट नॉलेज होगा और आपका एग्जाम में फिर क्वालिफाई होगा। सेम टाइप से यहां पर है, आसाम के पठारी भाग में शिलांग जो श्रेणी है, शिलांग जो श्रेणी है यह भी क्लियर रखिएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टान का ही प्रॉपर क्या है, विस्तार है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टान है इसका विस्तार प्रायद्वीप में भी है और प्रायद्वीप के बाहर भी है। इसी प्रकार यहां पर कुछ तथ्य की और हम चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम डिस्कस करें कि प्रायद्वीप और बाह्य प्रायद्वीप भारत की धारवाड़ चट्टानों में क्या बेसिक डिफरेंस है, भाई डिफरेंस तो कुछ होगा ना, कि धारवाड़ क्रम की चट्टान का जो एक्सपेंशन प्रायद्वीप में है और जो एक्सपेंशन प्रायद्वीप के बाहर है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको हमको यहां पर क्लियर रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। तो प्रायद्वीपीय चट्टानों में काफी अधिक रूपांतरण हुआ है, क्लियर रखिएगा, प्रायद्वीपीय जो चट्टानें हैं इसमें काफी अधिक रूपांतरण हुआ है। उनमें खनिज पदार्थ, क्लियर रखिएगा, खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। इनमें जो खनिज मटेरियल है अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं और कहीं कहीं यह चट्टानें एक साथ की काफी विस्तृत क्षेत्र में फैली मिलती हैं। जबकि अगर बाह्य प्रायद्वीप के सेक्शन में हम देखें
तो वाह्य प्रायद्वीप के सेक्शन में यह चट्टानें अधिकांशतः अधिक गहरे गर्तों व घाटियों में मिलती है। स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर भारत में अगर आप देखें तो यहां पर अवसादन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि कालक्रम में हिमालय जो बना, हिमालय का जो हम कह सकते हैं बाद में अनाच्छादन अपर्दन हो रहा है, उससे जो चट्टानें यहां पर प्राइमरी वाली थी ये अत्यधिक गहराई में दबती चली गई है। वही बात कह रहा है कि वाह्य प्रायद्वीप में यह चट्टानें अधिकांश गहरे गर्तों व घाटियों में मिलती हैं, या फिर कहीं कहीं ऊंचे भागों में भी मिलती है। हाँ, ऐसा नहीं कि सब गहराई में है, कहीं कहीं पर ऊंचे भागों में भी मिल जाती है। कहां पर मिलेगी? जहां पर अवसादन कम हुआ होगा वहां पर ऊंचाई भी मिल गई होगी, जहां पर अवसादन अधिक हो गया होगा वहां पर गहराई में मिल गई होगी। सेम टाइप से हम कह सकते हैं, क्योंकि इन प्रदेशों का धरातल इनके निर्माण के बाद ऊपर उठा है, ये भी बात हमको क्लियर है। क्योंकि आर्कियन धारवाड़ की चट्टानें प्राइमरी चट्टानें हैं और हिमालय तो बहुत बाद का काल है ना, तो हिमालय जब बाद में बना होगा तो उसके अवसाद इसके ऊपर आके जमा हो गए होंगे, तो काफी गहराई में चली गई। हाँ, कहीं दुर्भाग्य या सौभाग्य से हम बात करें तो ऊपर भी रह गई होगी। तो यही सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं, और इनके क्लियर रखिएगा, इनके ऊपर अधिक जमाव नहीं हो पाया है, और हुआ भी है तो वह कट फट कर नष्ट हो गया है। इसका तात्पर्य ये कह रहा है कि जहां कहीं पर यह ऊंचाई भाग में मिलती हैं, इसका बेसिक रीजन ये हो सकता है कि अवसादन यहां पर कम हुआ होगा, और या अगर अवसादन हुआ भी होगा तो बाद में इस अवसादन का क्या हो गया होगा, फिर से अनाच्छादन और अपर्दन हो गया होगा, इसलिए वो चट्टानें ऊपर प्रकट हो रही हैं। और वैसे देखा जाए तो वाह्य प्रायद्वीप में जो चट्टानें हैं सामान्यतः अधिक गहराई में पाई जाती हैं, घाटियों और गर्तों में, और प्रायद्वीपीय भारत की जो चट्टानें हैं यह बेसिकली अपर पार्ट में पाई जाती हैं और मिनरल रिच है। यह हमको बेसिक डिफरेंस दोनों में क्लियर होना चाहिए। और इसी के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम देंगे, और पुनः अब कल का जो हमारा एपिसोड होगा वहां पर हम अगली चट्टान का डिस्कस करेंगे, और अगली चट्टान होगी पुराणा क्रम की चट्टान। पुराणा क्रम की चट्टानों में दो चट्टानें हैं, एक का नाम है कुडप्पा और एक का नाम है विंध्यन। तो कुडप्पा और विंध्यन का डिस्कशन हम नेक्स्ट एपिसोड में प्रॉपर ढंग से कंप्लीट तरीके से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।